मेरी भाभी मेरी बीमार माँ को इलाज के लिए शहर के बड़े डॉक्टर के पास ले जाती और शाम को उन्हें एक बड़े पार्क में ले जाती ताकि ताज़ा हवा से वो जल्द ठीक हो जाएं। मैं दुआ करता, अल्लाह हर किसी को ऐसी भाभी दे। एक दिन भाभी रोती हुई आई और बोली वो माँ को बेंच पर बिठाकर पानी लेने गई थी। वापिस आई तो वहां पर माँ नहीं थी। हम माँ को ढूंढ ढूंढ कर थक गए, लेकिन माँ ना मिली। मैं माँ की याद में रोज उस पार्क में जाता। एक दिन घर जल्दी आया तो घर में धुआं ही धुआं था। मैं भागता हुआ किचन में गया तो मेरे सर पर आसमान टूट पड़ा, क्योंकि भाभी तो हमारे घर में बस हम 3 लोग ही रहते थे। मेरी माँ, मेरा बड़ा भाई और मैं। और जब मेरे बड़े भाई की शादी हुई तो फिर उसकी बीवी भी आ गई। मेरी उम्र कम थी, अभी मेरी शादी का दूर दूर तक कोई इम्कान नहीं था, लेकिन मैं इस बात पर खुश था कि घर में भाभी आएगी तो घर का थोड़ा माहौल बदलेगा। मेरी माँ का कहना था कि तुम्हारे भाई ने हमें गुर्बत से निकाल बाहर किया है, अब उसका इतना हक तो बनता है कि उसके लिए एक बहुत ही खूबसूरत लड़की तलाश की जाए। मेरी माँ बहुत ही नेक औरत थी, हज वगैरह भी कर चुकी थी और रोज कुरान पाक की तिलावत करती थी। हमारे घर का माहौल बड़ा ही सीधा सादा सा था, लेकिन बहुत पुरसुकून था। यहाँ पर हम बहुत सुकून से रहते थे। घर में बरकत भी होती थी और कभी कोई लड़ाई झगड़ा भी नहीं हुआ था। मेरी माँ चाहती थी कि कोई अच्छी सी लड़की हो, मुनासिब सी, जो खूबसूरत भी हो और घर को संभालने वाली भी हो। और ऐसी तो हजारों लड़कियां मिल जाती हैं, लेकिन पता नहीं मेरी माँ को अभी तक ऐसी कोई लड़की क्यों नहीं मिल रही थी। मेरी माँ ने एक दफा भाई से भी पूछ लिया था। उस पर उसका कहना था, जैसी भी लड़की आप पसंद करेंगे मुझे कोई मसला नहीं होगा, मैं उसी से शादी कर लूंगा। मेरे भाई के लिए बहुत से रिश्ते आते थे। रिश्ते तो लड़कियों के लिए आते हैं, लड़कों के लिए नहीं। लेकिन हमारे खानदान और जानने वाले लोगों को पता था कि भाई का मुस्तकबिल और भी ज्यादा रोशन होने वाला है, इसलिए वो बातों बातों में अपनी बेटी का रिश्ता पेश कर देते थे। उनको पता था कि जब लड़का इतना अच्छा है तो अपने मुंह से बोल देंगे तो क्या हो जाएगा, अगर बदले में उनकी बेटी की जिंदगी संवर जाएगी और क्या चाहिए। इसलिए बहुत सारे रिश्ते आए थे। एक हमारी कजन भी थी जो मेरी दूर पार की कजन थी, यानी मेरे वालिद साहब की एक कजन की बेटी थी। यूं तो वो हमारी भी कजन लगती थी, लेकिन फर्स्ट कजन नहीं थी। उसका नाम हानिया था और वो भाई से शादी करना चाहती थी, पर मेरी माँ को मेरे बाप के खानदान वाले लोग वैसे ही अच्छे नहीं लगते थे और उनके बारे में हमने सुना था कि ये लोग ठीक नहीं हैं। कोई इतनी ज्यादा खूबसूरत भी नहीं थी, बस नॉर्मल सी ही थी। इसलिए मेरी माँ ने उसके बारे में तो दूसरी बात भी नहीं की कि भाई की शादी उससे करेंगे या नहीं। मेरे भाई का नाम फरहाद है। फिर भी आखिर मेरी माँ को एक लड़की मिल ही गई। लड़की बड़ी प्यारी थी, खूबसूरत थी, पर्दे की पाबंद थी। हम लोग बैठे खाना खा रहे थे। जब मेरी माँ ने टेबल पर तस्वीर रखी तो मेरे भाई ने कहा कि ये कौन है। मेरी माँ ने कहा कि ये इस घर की होने वाली बहू है, तू भी एक दफा देख ले। और उसके बाद मेरे भाई ने जो हरकत की वो देखकर हम लोग हैरान रह गए। उसने तस्वीर को ऐसे झटक कर पीछे किया जैसे टेबल के ऊपर कोई तस्वीर नहीं बल्कि कोई कीड़ा पड़ा था जिसको ऐसे हाथ से पीछे कर दिया जाता है। कहने लगा कि मैं इससे शादी करूंगा, आपको मेरे लिए यही लड़की मिली थी क्या। मेरी माँ भी हैरान रह गई और मैं भी, क्योंकि लड़की बहुत ही ज्यादा खूबसूरत थी, पढ़ी लिखी भी थी और खानदान भी अच्छा था। लेकिन मेरे भाई ने तो बस एक नजर देखा और इस तरह की हरकत करके फिर से खाने में मसरूफ हो गया। मेरी माँ ने कहा कि ठीक है बेटा, अगर तुझे लड़की पसंद नहीं आई तो तू आराम से बोल दे। कहने लगा कि आराम से बोलूंगा तो आप समझेंगी नहीं ना, इसलिए आपको आखिरी दफा कह रहा हूँ कि इससे मैंने शादी नहीं करनी। मेरी माँ का दिल टूट गया, क्योंकि उन्होंने बड़ी मुश्किल से उस लड़की को तलाश किया था। कहने लगी कि अच्छा फिर बता दे किससे शादी करनी है या मैं कोई और लड़की तलाश करती हूँ। तो उसने पानी का गिलास पिया और कहा कि नहीं, रहने दे, कोई जरूरत नहीं है, लड़की मैंने तलाश कर ली है। हम बड़े हैरान हुए कि खुद ही तो कह रहा था
कि आप लोग खुद ही मेरे लिए लड़की तलाश कर लेना, और अब कह रहा था कि मैंने लड़की देख भी ली है। मेरी माँ ने कहा कि अच्छा, अगर तेरी खुशी है तो हमें क्या मसला है, बता दे कौन है, उसके घर रिश्ता ले जाएंगे। तो कहने लगा कि रिश्ता ले जाने की जरूरत नहीं है, बात पक्की हो गई है, बस कल परसों रस्म करने के लिए चले जाएंगे, अंगूठी भी ले जाएं। बस कल परसों रस्म करने के लिए चले जाएं, अंगूठी भी ले जाएं और बात बिल्कुल पक्की करके आएं। कोई देखने दिखाने वाला सीन नहीं है, क्योंकि मुझे पसंद है। आप लोगों ने देखकर क्या करना है, वैसे भी आप लोगों ने पहले देखा हुआ है। मेरी माँ ने कहा कि अच्छा कौन है, तो उसने कहा मैंने हानिया से शादी करनी है। मेरी माँ के हलक में निवाला फंस गया। मैं फौरन उठा और मैंने अपनी माँ को पानी पिलाया और कहा कि क्या हो गया, आप ठीक तो हैं। लेकिन मेरे भाई के चेहरे पर ऐसे तासुरात थे जैसे वो कुछ बुरा ही कहना चाहता था लेकिन लिहाज कर रहा था। मेरी माँ ने कहा तो उस सानिया से शादी करना चाहता है, अगर तू उसके अलावा किसी और का नाम लेता तो खुदा की कसम मुझे कोई मसला नहीं होता, लेकिन तुझे पता है कि वो लड़की ठीक नहीं है। मेरे भाई ने कहा कि वो इस घर की होने वाली बहू है और आप उसके किरदार पर उंगली नहीं उठा सकती। मैं भी बोलने लगा। मैंने कहा कि भाई आप अम्मी से पूछ तो लेते, आपने क्या उनसे बात पक्की कर ली है? तो उसने मुझे कहा कि तुम अपना मुंह बंद रखो, तुम छोटे हो, छोटे बन के रहो, इस घर के मामलात में बोलने की जरूरत नहीं है। मैं उसी लड़की से शादी करना चाहता हूँ और हाँ, आप लोग यही समझें कि बात पक्की कर दी है। मेरी माँ को गुस्सा आ गया तो उन्होंने कहा कि जब बात पक्की कर दी है तो फिर जाके खुद ही ब्याह कर ले आना, फिर हमें भी क्यों भेज रहा है, जाके निकाह कर ले और ले आ उसको। मेरे भाई ने अजीब सा चेहरा बनाया। वो जिस तरह की शक्ल बना रहा था, हमने आज तक उसकी ऐसी शक्ल नहीं देखी थी। उसके चेहरे पर कभी ऐसे तासुरात नहीं आए थे। उसने कभी अम्मी से बदतमीजी नहीं की थी, मुझे इस तरह से नहीं डांटा था। अगर वो चाहता था कि ऐसा ही हो तो ठीक है, ये उसकी जिंदगी थी, लेकिन वो ये बात आराम से भी तो कर सकता था। वो पता नहीं किस तरह से बोल रहा था। मैंने अम्मी को उठाया और उनको उनके कमरे में ले गया। मैंने कहा कि आप फिक्र न करें, सब ठीक हो जाएगा। वो कहने लगी कि कैसे सब ठीक होगा, उस लड़की के बारे में खुद एक औरत ने मुझे आकर बताया था कि उसका उसी के बेटे के साथ चक्कर चल रहा है और उसका बेटा उस लड़की के लिए जहर खाने को तैयार बैठा है। ऐसी लड़की जो किसी जवान मर्द की अक्ल को मार दे और वो उसके लिए जहर खाने को तैयार हो जाए, ऐसी लड़की क्या अच्छी होती है? कल को हमारे बेटे की अक्ल भी खत्म कर देगी। मैंने अपनी माँ से कहा कि भाई की शक्ल देखकर तो ऐसा लगता है कि जैसे उनकी अक्ल अभी से ही खत्म हो गई है। मेरी माँ बहुत ज्यादा परेशान थी। भाई भी घर में बहुत देर से आ रहा था, कोई बात भी नहीं कर रहा था, कहता था खाना भी बाहर से खा के आया हूँ, सुबह से गायब था। मेरी माँ ने कहा कि बेटे से बात करते हैं और जाकर लड़की के साथ बात पक्की कराते हैं। मैंने कहा कि लेकिन वो तो आपको पसंद नहीं है। तो मेरी माँ ने कहा कि अब अपने बेटे ने पसंद कर ली है तो हम क्या बोल सकते हैं, उसकी खुशी में हम भी खुश हो जाएंगे, बाकी अल्लाह खैर करेगा। अभी हम लोग यही बातें कर रहे थे कि भाई घर में दाखिल हुआ और अकेला नहीं था, उसके साथ हानिया भी थी जो कि दुल्हन बनी हुई थी। बाकी की कहानी तो हम समझ ही गए थे। साथ हानिया की माँ भी थी जो सर उठा के घर में दाखिल हुई थी। मेरे भाई ने निकाह कर लिया था और वो उसे उठा के हमारे घर भी ले आया था। मेरी माँ ने जब ये मंजर देखा तो वो हैरान रह गई। उन्होंने अपने बड़े बेटे की शादी के लिए क्या क्या अरमान सजाए हुए थे, जगह जगह उसके लिए खूबसूरत हमसफर की तलाश में पता नहीं कितने चक्कर लगाए थे। ना गर्मी देखी थी और ना ही धूप देखी थी, और अब उनका बेटा एक ऐसी लड़की को बीवी बनाकर आया था जो उनको बिल्कुल भी पसंद नहीं थी, और फिर ये कि शादी भी बाहरों बाहर ही कर ली। मेरी माँ ने कहा कि ये क्या गजब कर दिया तूने, तू मेरा बड़ा भाई है। कहने लगा कि गजब क्या किया है, निकाह किया है, शादी की है, शादी करके लाया हूँ, बीवी है, मेरी मनकूहा है, और क्या बताऊँ मैं आपको। और फिर आपने तो कहा था कि जब सब कुछ खुद ही कर लिया तो जाके निकाह भी कर ले, तो मैंने निकाह भी कर लिया। आपको तो खुश होना चाहिए, आपकी इतनी सारी सरदर्दी ख्वारी बच गई। मेरी माँ अपना सर पकड़कर सोफे पर बैठ गई। मेरी माँ ऐसी औरत थी जिसने सारी जिंदगी अपने खानदान का मान रखा था,
कहीं किसी का बच्चा पैदा हुआ, कोई बीमार हुआ, किसी की शादी हुई, मेरी माँ सबसे पहले पहुंचती थी। पूरे खानदान में उनकी बहुत इज्जत थी। सिर्फ अपने खानदान में ही नहीं, उनके ससुराल वाले भी उनकी बहुत इज्जत करते थे। अब वो सबको क्या जवाब देती कि बेटे ने क्यों मुझे बताए बगैर शादी कर ली है, वो भी ऐसी लड़की से जिसको वो पसंद भी नहीं करती थी। ऐसी भी क्या मजबूरी थी। सारी जिंदगी तो वो लोग यही समझते कि शायद माँ अपने बेटे की शादी नहीं करवाना चाहती थी क्योंकि वो पैसे ज्यादा कमाता था और उसने तंग आकर खुद ही शादी कर ली। ऐसी बातों पे लोग कितनी बातें करते हैं, पीठ पीछे कितना बोलते हैं। जब इंसान बूढ़ा हो जाता है तो जवानी तो उसकी खत्म हो जाती है। हम सफर भी नहीं था, उनका सिर्फ इज्जत ही थी जो उन्होंने कमाई थी। अब वो इज्जत भी खत्म हो जाती। मेरे भाई ने कहा कि चलो अब रोना धोना बंद करें और अपनी बहू का इस्तकबाल करें। तो मेरी माँ उठकर कमरे में चली गई। वो जैसे ही कमरे में गई, हमारी वो भाभी अचानक से रोने लगी, कहने लगी कि देखो तो सही, जरा कैसा इस्तकबाल हुआ है मेरा। सर पर हाथ भी नहीं रखा, दुआएं भी नहीं दी मुझे। मेरे भाई को तो पता नहीं क्या हो गया कि जैसे बीवी रो नहीं रही बल्कि आखिरी सांसें ले रही है। उसने कहा कि तुम चलो मेरे साथ, कोई बात नहीं, मैं हूं ना तुम्हारे साथ, मैं करूंगा तुम्हारा इस्तकबाल, छोड़ो तुम इन सब को। मैं भी वहां से मुंह फेर के चला गया और वो दोनों कमरे में चले गए। रात का खाना भी उन्होंने बाहर से ऑर्डर किया और अम्मी खाना नहीं खा रही थी। मैंने उनको बड़ी मुश्किल से 2-4 निवाले खिलाए और दवाई दी। उनका ब्लड प्रेशर हाई था और बुखार भी हो रहा था। माँ सारी रात बुखार में तड़पती रही और भाई को कोई परवाह ही नहीं थी। ये वही भाई था कि माँ को जरा सा कुछ होता तो फौरन एक टांग पर खड़ा हो जाता था। कहते हैं कि जब बीवी आती है तो हर बंदा कुछ न कुछ हद तक बदल ही जाता है, लेकिन ऐसे तो नहीं बदलता कि एक चुटकी बजी और ये बदल गया। ये तो एक सेकंड में ही बदल गया था। सुबह नाश्ता करने के लिए भी वो बाहर चले गए और मैंने अपने लिए और अम्मी के लिए नाश्ता खुद बनाया। दोपहर को खाने में कुछ भी नहीं था और मेरे पास पैसे भी खत्म हो गए थे। मजबूरन भाई से पैसे मांगे। उसने कहा कि अपनी भाभी को काम मत कहना, वो 4-5 महीने काम नहीं करेगी। अभी अभी उसकी शादी हुई है और हम लोग वैसे भी इतवार वाले दिन हनीमून पर जा रहे हैं। तुम ये पैसे पकड़ो, घर में राशन डलवा दो और देख लो मोहल्ले से कोई नौकरानी। जब तक अम्मी बीमार हैं तो वो नौकरानी काम कर लेगी। मैं चुप हो गया क्योंकि मेरे अपने हाथ में भी कुछ नहीं था। मेरी अभी उम्र ही क्या थी, अभी तो मैंने मैट्रिक किया था। अगर मैं कोई नौकरी करता होता तो अपने भाई के आगे हाथ तो न फैलाने पड़ते। ये वही भाई था जिससे बिला धड़क कुछ भी मांग लेता था। लेकिन अब अजीब सा लग रहा था क्योंकि जब उन्होंने मुझे पैसे दिए तो उनकी बीवी भी देख रही थी और उसकी नज़र पैसों पर ही थी। वो लोग तो हनीमून पर चले गए। हनीमून पर लोग जाएं तो कितने वक्त के लिए जाते हैं, 1 हफ्ता या 10 दिन, लेकिन उनको तो आज गए हुए 2 महीने हो गए थे, वापिस ही नहीं आ रहे थे। अब तो भाई ने पैसे भेजने भी बंद कर दिए थे। इधर उधर जो पैसे घर में बचा के रखे हुए थे वो इस्तेमाल हो गए। नौकरानी तो कोई ना मिली। अम्मी ने खुद ही उठकर काम संभाल लिया। थोड़ी मदद मैं करता था। जब बहू रानी वापस आई तो उनके तेवर ही बदले हुए थे। ऐसा लगता था कि बहुत बड़ी जंग जीत ली है। लेकिन भाई ने भी उनको सामने बिठा के कहा कि अब ये इस घर का हिस्सा है, मुझे घर में कोई लड़ाई झगड़ा नहीं चाहिए, सब लोग प्यार मोहब्बत से रहना। मेरी माँ ने भी कह दिया कि ठीक है, देख लेंगे जो भी मामलात हैं। अब तुम ले आए हो तो क्या कर सकते हैं। मैं तुमसे बहुत मोहब्बत करती हूँ बेटा, इसलिए तुम्हारी बीवी से भी इज्जत से पेश आऊंगी, तुम फिक्र नहीं करो। मैंने अपनी माँ को बाद में कहा कि आप कुछ तो कहती, तो मेरी माँ ने कहा कि अब क्या कहती, सारा कुछ तो कर लिया इन लोगों ने। मेरी माँ का फैसला भी बुरा नहीं था। एक घर में रहना था और मेरी माँ के अंदर इतनी ताकत नहीं थी कि वो मेरी भाभी की चालाकियों का और सियासत का मुकाबला कर पाती। मेरी माँ सीधी सादी औरत थी। बाबा के जाने के बाद वैसे ही उनके अंदर बहुत ज्यादा हिम्मत नहीं थी। अब वो पहले जैसी नहीं रही थी, हमेशा ही उदास रहती थी। और फिर भाई ने जो इतना बड़ा सदमा दिया था वो भी संभाल रही थी। कभी कोई फोन करता तो कभी कोई बहाना किया कि लड़की के माँ बाप का कोई मामला था, जल्दी जल्दी में शादी हुई, बस निकाह की रस्म हुई है। मेरी माँ ने कहा कि जिंदगी में कभी बिला वजह झूठ नहीं बोला,
और अब बार बार इतना बड़ा झूठ बोलना पड़ रहा है। भाभी ने इस घर को पूरे तरीके से अपने हाथ में लेने की कसम खा रखी थी। उन्होंने कहा कि जो मेरा दिल करेगा घर में वो ही पकेगा। एक दिन मैं घर आया तो अजीब सी बदबू आ रही थी। हमारे घर में बहुत सीधी सादी चीजें पकती थी, दाल सब्जी चावल चिकन वगैरह। इससे ज्यादा हम लोग कभी कोई मुर्ग मुसल्लम और इस तरह की चीजें नहीं खाते थे कि पाए निहारियां कलेजियां और ओजड़ियां। लेकिन आज अजीब सी बदबू आ रही थी। मैं किचन में गया तो भाभी खड़े होकर खाना बना रही थी। मैंने कहा कि आप क्या बना रही हैं? मैंने नाक पर हाथ रख लिया। उसने कहा कि नाक पर हाथ रखने की क्या जरूरत है, खाने को देखकर ऐसी हरकतें नहीं करते। मैंने कहा कि पक क्या रहा है ये तो बता दे। कि बड़े गोश्त की ओझरी पक रही है। मैं हैरान रह गया। मैंने कहा कि पर हमारे घर में तो कोई भी नहीं खाता और भाई को तो बहुत नफरत है। कहने लगी कि तुम्हारे भाई का तो पता नहीं पर मुझे बहुत पसंद है। मैंने कहा कि ठीक है आप अपने लिए बना ले। उसने कहा कि हाँ अपने लिए ही बना रही हूँ, तुम्हारे लिए थोड़ी बना रही हूँ। हर बात पर वो उल्टा जवाब देती थी लेकिन मैं चुप ही रहा और वहां से चला गया। मैंने अपनी माँ से कहा कि ये घर में क्या हो रहा है तो वो कहने लगी कि मैं इसे रोक तो नहीं सकती, अपने लिए कुछ बनाने का दिल कर रहा है तो बना ले। बाहर बड़ी बदबू आ रही थी इसलिए मैं अंदर आकर बैठ गया। ये ओजरी तो कुछ लोग खाते हैं, ये ओजड़ी तो कुछ लोग कहते हैं कि नहीं खानी चाहिए, पाक नहीं होती। पता नहीं ये क्यों बना रही है। मैंने कहा कि हम क्या खाएंगे तो मेरी माँ ने कहा कि तुम लोगों के लिए तो कल आलू चिकन बनाया था वो पड़ा है, तुम्हारा भाई भी वही खा लेगा। दोपहर को जब सब लोग टेबल पर बैठे तो माँ ने मेरे भाई के लिए भी पहले से ही सालन डाल के रख दिया था। लेकिन उस दिन जो उस टेबल पर हुआ वो देखकर हम लोग हैरान रह गए। मेरा भाई ओजरी खा रहा था जिंदगी में पहली दफा, और वो भी दोनों हाथों से। ऐसे खा रहा था कि जैसे अभी कोई उससे छीन लेगा। चलो माना कि हो सकता है ओजड़ी बड़ी अच्छी बनी हो और जो काम उसने कभी ना किया वो आज कर लिया, लेकिन इंसानों की तरह तो खा सकता था ना। हम लोग तो हैरान रह गए। उसने तो सारे टेबल के कपड़े को भी गंदा कर दिया और अपने कपड़े भी गंदे कर लिए और बार बार कह रहा था क्या बनाया है, क्या बनी है जबरदस्त, वाह मजा आ गया। हमारा तो वहां बैठने का दिल नहीं कर रहा था। मैंने अपनी माँ से कहा कि किसी रिश्तेदार के घर चलते हैं, घर में दिल बड़ा परेशान हो रहा है। कहने लगी कि जहाँ भी जाएंगे वो तुम्हारे भाई के किस्से कहानियां लेकर बैठ जाएंगे, फिर दिल और परेशान हो जाएगा। फिर मैं अपनी अम्मी को थोड़ी देर के लिए कॉलोनी के पार्क में ले आया कि उनका दिल थोड़ा बहल जाएगा। घर का माहौल अजीब होता जा रहा था, अजीब अजीब चीजें बनती थी। भाभी हर मामले में पंगा लेती थी, भाई उनको कुछ कहता नहीं था। अगर हम कुछ बोल देते थे तो वो भी गुस्सा करती थी और भाई भी हमें बातें सुनाता था। कहता था कि अपनी पसंद से कुछ बना लेगी तो क्या हो जाएगा, अगर उसने इस घर की किसी चीज को हटा दिया तो क्या होगा, ये उसका भी तो घर है। यहाँ तक कि लड़ाई झगड़े होने लगे, छोटी छोटी बातों पे फसाद पड़ने लगे। मेरी माँ ने एक दिन कुरान मजीद उठाया और कहा कि इसी में दिल की रहा है और घर में कुरान पाक पढ़ना शुरू कर दिया। मेरी माँ की तिलावत बहुत अच्छी थी और वो कुरान पाक को तिलावत की तरह ही पढ़ती थी। जब वो कुरान की तिलावत करने बैठती थी तो आसपास के लोग हमारे घर आ जाते थे और कहते थे कि कितनी खूबसूरती से तिलावत कर रही हैं। लेकिन यहाँ मेरी माँ ने तिलावत करनी शुरू की और वहाँ मेरी भाभी का चेहरा ऐसे बन गया कि जैसे कयामत आने वाली है। पहली दफा मैंने उनको इतना परेशान देखा था। उन्होंने कहा कि ये तेरी अम्मी क्या कर रही हैं? मैंने कहा कि कुरान की तिलावत कर रही हैं, आए आप भी बैठे। इस बात पर वो वापस अपने कमरे में चली गई। मुझे उनकी ये हरकत बड़ी अजीब लगी और थोड़ी देर के बाद जो हुआ वो देखकर तो हम सभी हैरान रह गए। थोड़ी देर के बाद भाभी ने चिल्लाना शुरू कर दिया। वो बुरी तरह से चिल्ला रही थी, चीखें मार रही थी, इतनी बुरी तरह चिल्ला रही थी कि जैसे उनके कमरे में सांप घुस आया हो और उनकी जान को खतरा है। मेरी माँ ने फौरन तिलावत रोक दी। हम लोग कमरे की तरफ भागे लेकिन उसने दरवाजा बंद किया हुआ था। 5 मिनट के बाद उसने दरवाजा खोला तो उसकी शक्ल भी बड़ी डरी हुई थी। हमने कहा कि क्या हुआ, सब खैर तो है, क्यों चिल्ला रही थी? तो कहने लगी कि जैसे आपको बड़ी फिक्र है मेरी। मेरी माँ ने कहा कि क्यों फिक्र नहीं होगी, तुम इतनी बुरी तरह से चिल्ला रही थी, पूरे मोहल्ले में तुम्हारी आवाजें गूंज रही थी, हुआ क्या था?
कहने लगी कि कुछ नहीं हुआ था। मैंने अपनी माँ से कहा कि ये बात हमें भाई को बतानी चाहिए, तो उसने कहा कि बताएंगे भी तो क्या ही कर लेगा, छोड़ो। अब तकरीबन रोज ही ऐसे होने लगा कि जैसे ही मेरी माँ कुरान की तिलावत करने लगती, मेरी भाभी चीखने चिल्लाने लग जाती और मेरी माँ कुरान की तिलावत रोक देती। ऐसा 3-4 दफा हुआ था। मेरी माँ को इस बात का अंदाजा नहीं हुआ था कि जब कुरान की तिलावत होती थी तभी ऐसा होता था, लेकिन मुझे अंदाजा हो गया था। आखिर ऐसा क्यों करती थी वो? मेरे भाई की जब से शादी हुई थी उसकी शक्ल अजीब सी हो गई थी, उसका वजन बढ़ने लगा था, वो अजीब अजीब चीजें खाता था जिसकी वजह से उसके चेहरे पर अजीब से गंदे दाने निकल आए थे और वो बिल्कुल भी पहले जैसा खूबसूरत नौजवान नहीं लग रहा था। ऐसा लग रहा था कि जैसे एक आदमी है, उसका पेट भी बाहर निकलने लगा था। अब उसे कोई भी देखता था तो हैरान रह जाता था। मेरी माँ को मैंने कहा कि भाई को क्या होता जा रहा है, तो वो कहने लगी कि बेटा, जैसी औरत मर्द की जिंदगी में आती है ना, वो उसे वैसा ही बना लेती है। तुम्हारी भाभी ने उसे पता नहीं क्या क्या खाने पर लगा दिया। ऐसी चीजें रोज खाने से यही हाल होता है, पेट भी बाहर निकल जाता है और चेहरे पर दाने भी निकलते हैं। इतने घी वाले खाने तो आज तक मैंने नहीं तुम लोगों को खिलाए, हम लोग तो सादा सा ग़िज़ा खाने वाले लोग हैं। मैंने कहा कि यही तो बात है कि जब भाई को ये सब कुछ सारी जिंदगी अच्छा नहीं लगा तो अब वो ऐसे खाते हैं जैसे इसके बगैर वो रह ही नहीं सकते। हमारे घर में से हर वक्त अजीब सी बदबू आती रहती थी, जैसे कसाईयों की दुकान से आती है। कभी गोश्त पक रहा होता था, कभी मांस पक रहा होता था, कभी कलेजी, कभी पाए तो कभी ओझरियां, कभी मुर्गे के पंजे। ऐसी ऐसी चीजें जो हम लोगों ने कभी खाने के बारे में सोचा भी नहीं था। और मेरी भाभी पकाती भी ठीक से नहीं थी, कच्चा पक्का बना के सामने रख देती थी। मेरा भाई मजे से खा जाता था। अब तो ये हाल हो गया था कि हम अगर मोहल्ले में अपने घर से कोई चीज किसी और के घर भेजते थे तो वो लोग कहते थे कि आपके बनाए हुए खाने में से बदबू आती है, क्योंकि पूरे घर में ही बदबू रच बस गई थी। हम लोगों को तो आदत हो गई थी, लेकिन जब कोई बाहर से आता था तो नाक पर हाथ रख लेता था। मेरी माँ ने सारी जिंदगी इस घर को बड़ा साफ सुथरा रखा था, लेकिन अब यहाँ पर अजीब से मामलात हो रहे थे। हमारे घर में एक और अच्छी बात थी कि बाथरूम जाने वाले जूते हम लोग बाथरूम के आगे ही रखते थे। उन जूतों को फिर पूरे घर में नहीं पहनना पड़ता था, क्योंकि मेरी माँ ने नमाज पढ़नी होती थी। लेकिन जब से भाभी घर में आई थी वो जूते भी हटा दिए थे और ये रस्म भी खत्म हो गई थी। अब बाथरूम वाले जूते पूरे घर में गर्दिश करते रहते थे और मेरी माँ अपने घर में ही नमाज पढ़ती थी। मेरी भाभी जब से आई थी हमने उनको एक दफा की नमाज पढ़ते हुए भी नहीं देखा था। पता नहीं पूरा दिन कमरे में क्या करती रहती थी। भाई की हालत तो खराब कर दी थी, लेकिन खुद बिल्कुल ठीक ठाक थी। एक दिन मेरा भाई मेरी माँ के कमरे में गया। मैं बड़ा हैरान हुआ कि आज इतने दिनों बाद मेरे भाई को ये ख्याल कैसे आ गया, वरना पहले तो उसकी आदत थी कि वो जब रात को काम से आता था, खाना खा के थोड़ी देर बाद वो अम्म के पाँव दबाता था, दिन भर की बातें करता था, कहता था कि कोई नया काम शुरू करना है, दुआ दे दे। आज बड़े दिन बाद वो कमरे में गया तो मैं भी खुश हो गया और मैं पीछे नहीं गया। मैंने कहा कि चलो अच्छा है, थोड़ी देर साथ बैठ जाएंगे। भाई को ख्याल तो आया। मैं वहां से जा रहा था, मैंने भाभी को देख लिया। भाभी पता नहीं क्या कर रही थी, किचन में खड़ी थी, सोने से पहले एक गिलास दूध का पीता था। ये तो सबको ही पता था, लेकिन वो दूध के अंदर न जाने क्या मिला रही थी। मैं चुप कर उनको देखने लगा। चीनी तो बिल्कुल भी नहीं थी, क्योंकि मेरा भाई चीनी दूध में नहीं पीता था, लेकिन आजकल जो उसके खाने पीने की हरकतें बदली थी, हो सकता था कि वो चीनी ही होती। लेकिन सामने तो मंजर देखकर मैं हैरान रह गया। वो कोई लाल कलर की चीज थी और अजीब सी चिपचिपी सी चीज थी। उसने दूध के अंदर मिलाई तो एक पल को दूध बिल्कुल लाल हो गया। मेरे तो होश उड़ गए कि आखिर ये कैसी चीज है। लेकिन जैसे उन्होंने चम्मच हिलाया तो दूध का कलर मध्यम होने लगा और वो फिर से सफेद हो गया। वो दूध लेकर कमरे में चली गई। जाहिर है ये दूध भाई ने ही पीना था। मैं सोच रहा था कि ये कैसी चीज थी जो उन्होंने दूध में मिलाई। ऐसी क्या चीज थी जिसने पहले दूध को इतना लाल किया और फिर वो सफेद हो गया। थोड़ी देर बाद भाई माँ के कमरे से निकल गया तो मैं माँ को ये बताने के लिए कमरे में गया कि भाभी दूध में कुछ मिला रही थी। जाहिर है मेरी उम्र कम थी, मैं ऐसी बातें फौरन बताता था, लेकिन अंदर गया तो माँ सर पकड़े रो रही थी। मैंने कहा कि क्या हो गया, क्यों रो रही हैं आप?
मैं तो उनको रोता देखकर तड़प ही गया, क्योंकि आज तो भाई बड़े दिनों बाद उनके कमरे में आया था। उनको तो खुश होना चाहिए था, लेकिन वो रो रही थी। कहने लगी कि ये दिन आने से पहले मैं मर क्यों नहीं गई। मैंने कहा कि क्या हुआ है, बताएं तो सही। तो उन्होंने बताया कि तुम्हारा भाई कहता है कि आप घर में कुरान की तिलावत ना किया करें, मेरी बीवी की तबीयत खराब हो जाती है। अब तुम ही बताओ ये किस तरह की बात है। कुरान की तिलावत मैं क्यों ना करूं, और वो कौन है जिसकी तबीयत कुरान की तिलावत सुन के खराब होती है। अरे कुरान की तिलावत सुनने से तो इंसान की तबीयत ठीक हो जाती है। ये कैसी औरत है, ये क्या कर रही है, इसकी किसी हरकत की मुझे समझ नहीं आ रही। और इसको देखो, मेरे अपने बेटे को, अपने भाई को, कि जो ये बात करने के लिए आ गया कि घर में कुरान न पढ़ा करो। अरे मैं तो हमेशा से घर में कुरान पढ़ती हूँ। ये तो जब इस घर में आई तो 2-3 महीने के लिए मेरा दिमाग ही घूम गया और मैं इतनी परेशान हुई कि मैंने कुरान की तिलावत नहीं की। लेकिन ये तो मेरा मामूल है, अब मैं क्या करूं। कहता है कि आप कुरान की तिलावत ना किया करें, और अगर आपको कुरान पढ़ना है तो आप कहीं और जाकर पढ़ा करें। अब तुम ही बताओ ये किस किस्म की बात है। बात तो बड़ी अजीब थी, बहुत ही मायूब बात थी। ऐसे कौन कहता है भला। अल्लाह का कलाम है, लोगों के घरों में कुरान पढ़े होते हैं, लेकिन वो पढ़ते नहीं हैं, और ये कोई अच्छी बात नहीं है। इस तरह घर में नहुसत आती है। कुरान पढ़ना तो बहुत अच्छी बात है, फिर वो क्यों रोक रहा था। मैंने अपनी माँ से कहा कि आपको उसकी बात मानने की कोई जरूरत नहीं है। वो कहने लगी कि सिर्फ मना करके नहीं गया, ये भी कहकर गया है कि आइंदा ऐसा नहीं करना, नहीं तो घर का माहौल खराब होगा। अब तू ही बता मैं क्या करूं। मेरी माँ तो परेशान थी। उधर मेरे भाई ने मुझ पर भी एक क़यामत तोड़ दी। कहने लगा कि तूने मैट्रिक कर लिया, मैंने तुझे आगे नहीं पढ़ाना, पढ़ाई में कुछ नहीं रखा है। मैंने बात कर ली है, कल से तू एक प्रिंटिंग की दुकान पर बैठेगा, वो तुझे प्रिंटिंग का काम सिखाएंगे। जब तुझे काम आ जाएगा तो फिर मैं तेरे लिए दुकान डाल दूंगा, तू सुबह से वहां जाया कर। मैंने कहा कि लेकिन मैं आगे पढ़ना चाहता हूँ। तो उसने कहा कि जब मैंने कह दिया कि आगे नहीं पढ़ना तो फिर तू क्यों कह रहा है, तेरी फीस नहीं भर सकता मैं, कोई हुनर सीख, अपने पैसे खुद कमा। मैंने दिल में सोचा कि बात तो ठीक है, अगर फीसों के मामले में पड़ गया तो फिर भाई का मुंह देखना पड़ेगा। अच्छा है, हुनर सीखूंगा तो अपने 4 पैसे तो कमाऊंगा। मैं उस दुकान पर सुबह जाता था तो रात को वापस आता था। पूरा दिन मेरी माँ के साथ पीछे क्या होता था मुझे पता नहीं होता था। जब मैं वापस आता था तो वो बताती भी नहीं थी। मेरी रूटीन अचानक से बदल गई थी। अगर मैं नहीं जाता तो मेरा भाई मुझे खुद जबरदस्ती छोड़ के आता था और कहता था कि क्यों नहीं जाएगा, तू जाके काम कर। माँ की शक्ल देखकर लगता था कि दिन भर में कुछ न कुछ जरूर बुरा हुआ, या तो भाभी ने बदतमीजी की है या फिर कोई उल्टी सीधी बात की है। मेरी माँ की तबीयत भी आजकल बड़ी खराब रहने लगी थी। वो मुझे कुछ भी नहीं बताती थी। मैं बार बार पूछता था। एक दिन मुझे भाभी पे ही गुस्सा आ गया। मैंने कहा कि क्यों मेरी मासूम सी माँ के पीछे पड़ी रहती हैं, वो आपको कहती ही क्या है, क्यों भाई के कान भरती रहती हैं। आपकी शादी हुई है तो औरत की तरह रहे, इस घर को अपनी मुट्ठी में करने की जरूरत नहीं है। शायद आपको पता नहीं है कि ये घर आज भी मेरी माँ के नाम है, आपके शोहर के नाम नहीं है। वो इस घर को चलाता जरूर है, लेकिन ये घर मेरी माँ का है, और वो जब चाहे तुम लोगों को यहाँ से निकाल सकती है। फिर दफा हो जाना तुम लोग यहाँ से, और इस घर को मैं खुद ही चला लूंगा। मैं हैरान था कि भाभी ने बड़े आराम से चुपचाप मेरी सारी बातें सुन ली और आगे से कुछ भी ना कहा। ये कहते हुए मुझे डर भी लग रहा था कि मुझे ये सब नहीं बोलना चाहिए था, क्योंकि ये बात भाई तक तो जानी ही थी। पर 2 दिन तक तो कुछ नहीं हुआ। तीसरे दिन शायद भाई को उसने सब कुछ बता दिया। भाई मेरे कमरे में आया और बस इतना कहा कि तूने अपनी भाभी से क्या कहा है कि हम लोगों को घर से निकालेगा, इतनी औकात है तेरी। और मेरे भाई ने मुझे 2-4 थप्पड़ एक साथ ही मार दिए और कहा कि तुझे तो मैं सीधा करूंगा। मैं पूरी रात रोता रहा और अब मैं भी गुस्से में आ गया। सुबह जाता था, रात को वापस आता था, घर आने का दिल ही नहीं करता था। मैं भी तो जज्बाती था ना, मुझे सोचना चाहिए था कि मेरी माँ पीछे अकेली है, लेकिन मैं अपनी अना में आ गया और मैंने कहा कि मैंने इस घर में आना ही नहीं है। मैंने दुकान वालों को कहा कि आप मुझे काम सिखाएं और मैं आप लोगों के लिए ही काम करूंगा, पैसे भी थोड़े लूंगा। मैं तो आगे की सोच रहा था
कि जल्दी जल्दी पैसे कमाना शुरू करूं ताकि अपने भाई को कहूं कि अब आप यहाँ से चले जाएं, मैं अपना और अपनी माँ का खर्चा खुद उठा लूंगा। लेकिन ये भूल गया था कि आगे की फिक्र में पीछे तो नजरअंदाज कर रहा था। एक दिन घर आया तो पता चला कि मेरी माँ घर पर नहीं है। मुझे लगा कि कहीं गई होगी। भाभी से पूछा तो भाभी ने भी यही कहा। आज जुमा था तो मैं भी जल्दी आ गया। दोपहर से शाम हो गई लेकिन अम्मी का कोई अता पता ही नहीं था। उनका फोन भी घर पर पड़ा था। मैं हैरान हो रहा था। थोड़ी देर बाद मैंने भाभी को किसी से फोन पर बात करते हुए सुना। हाँ हाँ, सुबह सुबह ही छोड़ाए थे मुसीबत को। मेरी तो जान छूट गई। क्या बताऊं, घर में कितना सुकून है। अब मैं जो चाहूं वो कर सकती हूँ। वो हीरो का सेट तो कब से मेरे लिए बुक करवा दिया मेरे शोहर ने। अरे मैं मांगती और वो ना करवाता, ये तो हो ही नहीं सकता। मैंने बहुत कुछ ले लिया है उससे, इतना कुछ ले लिया है कि उससे ज्यादा तो अब मैं अमीर हो गई हूँ। हर हफ्ते मेरे लिए कोई बड़ा तोहफा लेकर आता है। उसकी माँ मुसीबत को तो मैंने ओल्ड हाउस में भिजवा दिया है। वो बार बार कुरान लेकर बैठ जाती थी। मेरे सर में दर्द हो जाता था। ऐसी मुसीबतों से जान छुड़वाने के लिए ना यही सब कुछ करना पड़ता है। लेकिन एक बात तो है, अगर आपका शोहर आपकी मुट्ठी में है ना तो फिर ये दुनिया ही आपके लिए जन्नत है, क्योंकि वो कुछ भी कर सकता है आपके लिए। और फिर मैं तो हूँ ही खूबसूरत जवान, और तुम्हें तो पता है ना मुझे अपनी बात मनवाना बहुत अच्छे तरीके से आता है। मैं ये सुनकर हैरान रह गया। मेरी भाभी ने मेरे भाई को पागल कर दिया था, उसकी अक्ल मार दी थी। वो सब उन लोगों का अपना जाती मामला था। ये एक दूसरे के लिए पागल होते या दीवाने होते, लेकिन मेरी माँ को ओल्ड हाउस भिजवा दिया गया। ये क्या बात थी। मैं अपने भाई के पास गया। मैं उनके ऑफिस में ही चला गया। उनको बड़ा गुस्सा आया कि घर के मामलात को ऑफिस में क्यों लेकर आया हूँ। घर दफा हो जा, बात करेंगे। उनको कहा आपने अच्छा नहीं किया कि माँ को ओल्ड हाउस में भेजा है, मैं उनको वापस लेकर आऊंगा। तो उसने कहा कि वापस लेने के लिए नहीं, छोड़कर आया हूँ, वहीं पे रहेंगी कुछ दिन, उसके बाद वापस ले आएंगे। मैंने कहा कि आपने अच्छा नहीं किया, आपने ये क्या कर दिया, हमारी माँ एक ओल्ड हाउस में रहेगी। उसने कहा कि ओल्ड हाउस में छोड़ कर आया हूँ, किसी कोठे पर छोड़कर नहीं आया। जब मेरे भाई ने ये बात की तो मेरा दिल किया कि मैं उसके मुंह पर थप्पड़ दे मारूं कि किस किस्म की बातें कर रहा था। ऐसा लगता था ये मेरा भाई ही नहीं है, इस आदमी की अक्ल ही नहीं, शक्ल ही नहीं, सब कुछ बदल गया था। ऐसा लगता था कि कोई और आदमी है। अब हमारा भाई कहीं खो गया है और ये उसकी जगह पर इस घर में रहने के लिए आ गया है। और बातें भी तो परायों जैसी कर रहा था। उसे किसी बात की परवाह नहीं थी। मैं फिर भी इतना ज्यादा अपनी माँ को तलाश करने लगा। इस शहर में तो इतने सारे ओल्ड हाउस थे, कहाँ कहाँ तलाश करता, लेकिन फिर भी लगा हुआ था। एक दिन मैं घर में ही था। जब घर के अंदर दाखिल हुआ तो अजीब सा मामला देखा कि घर में अजीब सा धुआं भरा हुआ है। पता नहीं धुआं कहाँ से आ रहा था, जबकि किचन में चूल्हे के ऊपर कुछ भी नहीं पड़ा था। उसके बाद मेरी आंखों के आगे अंधेरा आ गया और मुझे पता ही नहीं चला कि मैं कहाँ हूँ। आंख खुली तो अस्पताल में था। मेरा भाई सामने बहुत ज्यादा परेशान खड़ा था। मुझे अपना वजूद महसूस नहीं हो रहा था और मेरा भाई चीख चिल्ला रहा था और कह रहा था कि किसी तरह मेरे भाई को बचा लो, मेरे भाई को बचा लो। और मुझे ये समझ नहीं आ रहा था कि मेरे साथ हुआ क्या है। थोड़ी देर बाद मेरा भाई मेरे पास आया और उसने कहा कि मुझे माफ कर दे, मुझसे बहुत बड़ी गलती हो गई, मैं तुझे कुछ नहीं होने दूंगा और मैं अम्मी को भी वापस ले आऊंगा, हमारे घर को फिर से बचाऊंगा, पहले जैसा बना दूंगा, बस तूने मेरा साथ देना है। मैंने कहा कि भाई हुआ क्या है। तब मेरे भाई ने मुझे ऐसी बात बताई कि मेरे कदमों के नीचे से जमीन ही निकल गई। मेरे भाई ने मेरी माँ को भी वापस बुला लिया, वो भी अस्पताल में थी। मेरी हालत देखकर पत्थर बनी बैठी थी और मुझे अभी तक नहीं पता था कि मेरे साथ हुआ क्या था, क्योंकि मुझे बताया ही नहीं जा रहा था। मुझे दर्द और बेहोशी के टीके लगाए जा रहे थे ताकि मैं ठीक रहूं। मामला ऐसा था कि मेरी भाभी ने मेरे भाई की अक्ल को बिल्कुल खत्म कर दिया था। मेरे भाई ने बताया कि मैं उसके हुस्न के जाल में पागल हो गया था, लेकिन वो इतनी भी ज्यादा खूबसूरत नहीं थी। उसको शादी करने के लिए पसंद कर लेने से लेकर उस दिन तक जब वो मुझे ऐसी हालत में मिला, उसने मुझ पर कोई जादू कर दिया था, क्योंकि वो कोई आम लड़की नहीं बल्कि एक जादूगरनी है। वो काला जादू करने में माहिर है और उसने उसके लिए बहुत रियाजत की हुई है।
جس کی وجہ سے اسے ایسے کاموں پر بہت زیادہ عبور ہے۔ میں ان باتوں کو مانتا نہیں تھا۔ اس نے مجھے فون کیا تھا اور کہا تھا کہ میں تم سے محبت کرتی ہوں، اور میں نے ان سے انکار کر دیا تھا، بلکہ پوری طرح ٹھکرا دیا تھا۔ لیکن پھر اچانک سے وہ میرے دماغ پر سوار ہو گئی، اس قدر سوار ہو گئی کہ میں خود اس سے جا کر شادی کرنے کی بات کر بیٹھا، اور میں نے اچانک اس سے شادی کرنے کا فیصلہ کر لیا اور شادی بھی کر لی۔ بات واقعی سمجھ میں آ رہی تھی، کیونکہ ہمارے بھائی نے یہ سب کچھ اچانک ہی کیا تھا۔ ایسا لگتا تھا کہ جیسے وہ اپنے ہوش و حواس میں نہیں ہے، کوئی اس سے کروا رہا ہے۔ کہنے لگا کہ وہ مجھے نہانے نہیں دیتی تھی، مجھے کہتی تھی کہ تم نے پاک نہیں ہونا، مجھے عجیب سی گندی اور نجس چیزیں کھلاتی تھی، اور روز مجھے دودھ میں کوئی چیز ملا کر دیتی تھی۔ میرا دماغ بالکل اس کا غلام ہو گیا تھا، میرا دماغ معاف ہو گیا تھا۔ یہ تو ایک دن میں بازار میں کھڑا تھا تو جمعے کی اذان ہوئی اور میں نے نماز پڑھنا بھی چھوڑ دی تھی، پر میرا ایک دوست مجھے زبردستی مسجد میں لے گیا۔ جیسے ہی میں نے وہاں پر نماز پڑھی، ایسا لگا کہ جیسے میرے اوپر سے کوئی بہت بڑا بوجھ اتر گیا ہے۔ یہ وہی دن تھا جب میں 2 دن پہلے اپنی ماں کو اولڈ ہاؤس چھوڑنے کے بعد بازار میں تھا، اور تو گھر میں شاید اکیلا تھا۔ جب میں واپس آیا تو میں نے گھر کا ایسا ماحول دیکھا کہ میں حیران رہ گیا۔ گھر میں دھواں بھرا ہوا تھا۔ میری بیوی نے تجھے بے ہوش کر دیا تھا، اور وہ تیرے ساتھ کوئی عمل کر رہی تھی، اور جس عمل کے لیے اس نے تجھے استعمال کیا تھا وہ عمل بہت ہی زیادہ خطرناک تھا۔ وہ تجھے قربان کرنے والی تھی، وہ کسی اور کے کام بھی کیا کرتی تھی، لوگوں پہ کالے جادو بھی کیا کرتی تھی، اور گھر میں یہ سب کچھ کرتی تھی۔ اور جہاں پر قرآن پاک کی تلاوتیں گونجتی ہیں وہاں پر ایسی گندی طاقتیں، ہوائی چیزیں نہیں آتی۔ اس لیے اس نے یہ تماشا کیا کہ جیسے ہی ماں قرآن پڑھتی تھی تو وہ چیخنا چلانا شروع کر دیتی تھی تاکہ یہ معاملہ بھی کسی طرح ختم ہو جائے۔ اور اس نے مجھے اس بات پر بھی راضی کر لیا کہ ماں کو گھر سے نکال کر اولڈ ہاؤس میں چھوڑاتے ہیں، اور تجھے بھی گھر سے نکالنے کے لیے مجھے مشورے دیتی رہتی تھی، لیکن وہ تیرے ساتھ بہت برا کر رہی تھی۔ اس نے کیلوں کے ساتھ تجھے… جب میرے بھائی نے یہ بات بولی تو میری ماں نے رونا شروع کر دیا، اور میرا بھائی بھی چپ ہو گیا۔ اس نے کہا کہ میں نے تجھے فوراً وہاں سے ہٹایا، تجھے بچایا، ایمبولینس والوں کو بلایا اور ہسپتال لے آئے۔ تجھے ٹھیک ہونے میں 1-2 مہینے لگیں گے، کیونکہ تیرے پورے جسم پر زخم ہے۔ میں بھی حیران تھا، کیونکہ جب میں گھر آیا تھا تو مجھے اتنا یاد ہے کہ دھواں بھرا ہوا تھا۔ اس کے بعد مجھے میرے سر پہ کسی نے کوئی چیز ماری تھی، اور شاید میں بے ہوش ہو گیا تھا۔ وہ لڑکی صرف ایک لڑکی نہیں تھی، بلکہ ایک جادوگرنی تھی، کالا جادو کرنے والی۔ اسی نے ہمارے بھائی کا دماغ خراب کیا، ہمارے گھر کا ماحول خراب کیا، ہمارے گھر کو بدبو والا گھر بنا دیا۔ بھائی نے اسے اسی وقت کھڑے کھڑے طلاق دے دی تھی، اور ابھی وہ اس گھر میں بھی نہیں تھی۔ گھر کو دھویا جا رہا تھا اور وہاں پہ قرآن خوانی رکھی تھی، لیکن مجھے ہسپتال والوں نے اتنی جلدی چھٹی نہیں دینی تھی۔ مجھے 20 دن کے بعد ہسپتال سے چھٹی ملی، اور گھر میں بھی مجھے ابھی آرام کرنا تھا۔ میری ماں نے گھر میں قرآن خوانیاں رکھوائیں، میرے بھائی نے معافیا مانگی، ماں نے فوراً معاف کر دیا، کیونکہ بھائی اپنے ہوش و حواس میں نہیں تھا۔ تب بھی تو وہ اس طرح کی حرکتیں کرتا تھا، جانوروں کی طرح کھانا کھاتا تھا، کبھی بھی کچھ بھی بول دیتا تھا، اس کی زبان کبھی بھی پھسل جاتی تھی۔ آج بھی اس دنیا میں ایسے لوگ موجود ہیں جو ان حرکتوں پہ اترے ہوئے ہیں، اور آپ سب کے ساتھ کبھی نہ کبھی ایسا ضرور ہوا ہوگا، ہمیں پتہ بھی نہیں ہوتا، اور لوگ ہمارے خلاف اتنا کچھ کر رہے ہوتے ہیں۔ اچھائی اور نیکی میں بڑی طاقت ہوتی ہے، لیکن برائی بھی کوئی کم طاقتور نہیں ہوتی۔ بری نیت، حسد، نظر، ٹوٹکے، نہ جانے کیا کچھ کرتے ہیں لوگ، ہمیں پتہ بھی نہیں ہوتا، اور ہمارے ساتھ یہ سب کچھ ہو رہا ہوتا ہے۔ اور کوئی اس بات پر یقین کرے نہ کرے، میں کرتا ہوں، کیونکہ میں نے اپنی آنکھوں سے یہ سب کچھ ہوتے ہوئے دیکھا ہے اور محسوس بھی کیا ہے۔ اب آپ لوگ ہی بتائیں کہ آپ لوگوں کا کیا خیال ہے؟ کیا ہماری آنکھیں جلدی کھل گئیں؟ نہیں تو یہ گھر تو بالکل ہی ختم ہو جاتا، نیست و نابود ہو جاتا، کچھ بھی نہ بچتا۔